हेलो फ्रेंड। वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी अबाउट द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। देखिए, अभी तक हम लोगों ने जितना भी एग्रीकल्चर को पढ़ने की कोशिश की, तो वहां पे कहीं ना कहीं एक आपको आइडिया मिला होगा कि एग्रीकल्चर में जब भी हम इंडिया में एग्रीकल्चर के बारे में बात करते हैं, नंबर वन हमने क्या देखा। यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर एक प्रॉब्लम है कि हमारा जो फार्मर है उसको प्रॉपर प्राइसेस नहीं मिलते, जिसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने एमएसपी लाया ताकि फार्मर को उसकी क्रॉप के लिए, उसके हार्वेस्ट के लिए बेटर प्राइसेस मिल सके। ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस आया। हम लोगों ने जब एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी पढ़ा था तब मैंने आप लोगों के साथ ये सारा डिस्कस किया था। तो दूसरा हम लोगों ने क्या देखा था कि कंज्यूमर जो है वो प्रॉब्लम फेस करता है। आपका कंज्यूमर कैसे प्रॉब्लम फेस करता है? अगर मार्केट के अंदर लेट से बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाती है, तो इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या है, प्राइसेस ओवरऑल बढ़ रहे हैं। और अगर इतने ज्यादा प्राइसेस हाइक हो रहे हैं इकोनॉमी के अंदर, तो उस समय हमारा जो कंज्यूमर है उसके पास खाने के लिए एम्पल अमाउंट ऑफ फूड तो नहीं होगा। जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फूड है वो तो उस समय कंज्यूमर को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने फार्मर को तो प्रोटेक्ट किया थ्रू मिनिमम फूड प्राइस, दैट इज एमएसपी। अब दूसरा किसको प्रोटेक्ट करना है? दूसरा प्रोटेक्ट करना है कंज्यूमर को कि कम से कम जो उसको थोड़ा सा खाना चाहिए वो तो उसको बेटर प्राइसेस में मिल सके। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने यहाँ पे कंज्यूमर के लिए कौन से प्राइस में देना स्टार्ट किया? एट सब्सिडाइज रेट्स। तो जब कंज्यूमर को फूड सप्लाई किया जा रहा है एट सब्सिडाइज रेट पे, जिस पूरे सिस्टम के थ्रू ये सप्लाई हो रही है इकोनॉमी के अंदर, दैट इज नोन एज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में जब भी हम बात करेंगे, हम क्या बोलेंगे कि गवर्नमेंट कंज्यूमर को सप्लाई कर रही है फूड ग्रेन एट सब्सिडाइज रेट, सो दैट कि कंज्यूमर जो आपका है वो प्रोटेक्ट हो सके फ्रॉम इन्फ्लेशनरी प्रेशर। क्योंकि बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन आएगी तो उस समय जो आपका कंज्यूमर है वो खा ही नहीं पाएगा, बेटर प्राइसेस पे वो परचेज कर ही नहीं पाएगा। तो गवर्नमेंट हमेशा चाहती है कि जो आपका कंज्यूमर है उसको बेटर प्राइसेस में क्या मिले, उसको बेटर प्राइसेस में फूड मिले। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक सिस्टम डिवाइड किया, दैट इज नोन एज द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अभी आपको आगे थोड़ा अच्छे से क्लियर होगा अबाउट द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, लेकिन अभी तक आई होप आपको एक आइडिया मिल गया। इनफैक्ट जो आपके घर के आसपास राशन शॉप्स हैं, वहां से आप लोग जब लेने जाते हैं, आपको आपने लेट से बीट लिया वहां से। जब आप बीट बीट ले रहे हैं वहां से, तो आप लोगों ने नोट किया होगा बीट मार्केट में, अगर आप नॉर्मली रिटेल शॉप में जाकर बीट लेते तो वहां पे उसका प्राइस अलग होता, वहां पे उसका प्राइस जो है वो एक्सपेंसिव होता। लेकिन उसी राशन शॉप से आप वो सस्ते रेट में बीट लेकर आ रहे हो, तो चीपर रेट में आपको बीट कहाँ से मिलेगा? राशन शॉप से। और राशन शॉप में चीपर रेट में क्यों मिल रहा है बीट? बिकॉज यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही है आपके बिहाफ में? पेमेंट कौन कर रहा है? इट इज द गवर्नमेंट जो आपके बिहाफ में पेमेंट कर रही है। तो इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, आपको फूड पे सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है। और हम लोग क्या बोल रहे हैं, सब्सिडाइज रेट्स पे आप लोगों को क्या मिल रहा है, फूड ग्रेन मिल रहा है इन द राशन शॉप्स। और जो सिस्टम है दैट इज नोन एज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्लियर? अब आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्या क्या। नंबर वन, ओवरव्यू ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में हम देखेंगे। देन एलिजिबिलिटी एंड बेनिफिशियरीज के बारे में देखेंगे। और यहीं पे मैं आपके साथ टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को भी डिस्कस करूंगी। तो ध्यान से देखना सो दैट आपको समझ आए कि पीडीएस और टीपीडीएस में फर्क क्या है। नंबर थ्री, हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में देखेंगे। नंबर फोर, रिफॉर्म्स एंड मॉडर्नाइजेशन के बारे में देखेंगे। देन रोल ऑफ गवर्नमेंट के बारे में देखेंगे। एंड देन लास्ट में हम देखेंगे अबाउट द फ्यूचर आउटलुक। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, आई रिक्वेस्ट प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। एंड ऑल्सो ज्वाइन मी एट माई टेलीग्राम चैनल दैट इज इकोनॉमिक्स विद दीप्ति, सो दैट आपको कोई भी टाइमली अपडेट आपसे स्किप ना हो। और साथ ही जब भी मैं आपके साथ पीडीएफ शेयर करूंगी तो यही इसी टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों को पीडीएफ मिलेगी, तो ज्वाइन करिए। एंड दिस इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी, आप पॉज करके देख सकते हैं। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें, तो मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे जो फूड ग्रेन का सप्लाई हो रहा है थ्रू राशन शॉप्स। ठीक है, राशन शॉप्स तो आप लोगों ने सुना होगा। तो राशन शॉप से जो गवर्नमेंट फूड सप्लाई कर रही है एट सब्सिडाइज रेट, ये जो पूरा सिस्टम है दैट इज नोन एज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसको हम लोग क्या कहते हैं? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्लियर यहां तक सबको? अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव क्या है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, आपको क्लियर होना चाहिए।
इसको नोट डाउन कर लेना, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेना जो मैं लिख रही हूँ। अगर हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें, यहाँ पे हम लोग क्या कह रहे हैं कि जो हमारा कंज्यूमर है उसको कोई भी, उसको हमें क्या करना है, उसको हमें प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है, सो दैट उसको जो बेसिक कंज्यूमर सप्लाईज या बेसिक कंज्यूमर गुड्स है वो उसको चीपर रेट्स में, वो उसको सब्सिडाइज रेट्स में मिले। ठीक है, हर प्रोडक्ट हम सब्सिडाइज रेट में नहीं दे रहे कंज्यूमर को। कौन से दे रहे हैं, जो असेंशियल बेसिक गुड्स है, जैसे आपके घर में चावल यूज हो रहे हैं, चावल के बिना आपका घर नहीं चल रहा है क्योंकि चावल हर घर में हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसी तरीके से आटा यूज हो रहा है आपके घर में, दीज आर बेसिक असेंशियल गुड्स, जो जहां पे गवर्नमेंट क्या करने की कोशिश कर रही है कि एटलीस्ट आपको ये गुड्स सब्सिडाइज रेट्स पे, चीपर रेट पे गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सके थ्रू दिस सिस्टम। तो जब हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग क्या बोल रहे हैं, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन इंडिया इज, आप लोग लिख लेंगे तो ज्यादा अच्छा है, नहीं लिखेंगे तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लेना सो दैट आप बाद में ऐड कर सके। इज टू प्रोवाइड, ठीक है, इज टू प्रोवाइड, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, असेंशियल बेसिक एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स at cheap and subsidized rates, at cheap and subsidized rates, subsidized rates और prices जो मर्जी लिखे, to the consumers, to the consumers, so as to, so as to insulate them from the impact of, from the impact of rising prices, rising prices of these commodities, of these commodities, and maintain the minimum, maintain the minimum nutritional status of the population, status of the population। अब मैं आप लोगों को ये जो राइटअप है उसको समझाती हूँ और इसको हम लिंक करेंगे विद द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। मैंने आप लोगों के साथ वो डिस्कस किया हुआ है, आप जाकर एनएफएसए को भी देख लेना। अब यहाँ पे अगर आप नोट करेंगे, हम लोगों ने क्या बोला, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन इंडिया इज टू प्रोवाइड असेंशियल कंज्यूमर गुड्स एट चीप एंड सब्सिडाइज प्राइसेस। ये जो पॉइंट है, जब आप राशन शॉप में जाकर फूड ग्रेन्स ले रहे हैं, राइस खरीद रहे हैं, व्हीट खरीद रहे हैं, तो आप लोग क्या देखते हैं कि वहां पे एज कंपेयर टू द रिटेल शॉप आपको वहां पे चीपर रेट में मिल रहा है और आपको क्या मिल रहा है, सब्सिडाइज प्राइस में मिल रहा है। मतलब गवर्नमेंट आपके बिहाफ में कुछ पैसा ऑलरेडी पे कर रही है, तो सब्सिडाइज प्राइसेस में मिल रहा है। ये जो पॉइंट है ये आप डे टू डे लाइफ में देखते हैं। टू द कंज्यूमर as to insulate them from the impact of rising prices। मैंने आपको पहले ही बताया, क्योंकि गवर्नमेंट क्या चाहती है कि आप इन्फ्लेशन से सफर ना करें, एटलीस्ट फूड ग्रेन्स के लिए आपको इन्फ्लेशन को फेस ना करना पड़े। ठीक है, ऑफ दीज कमोडिटीज एंड मेंटेन द मिनिमम न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन। ये वाला पॉइंट पे आइए, अगर आपको एनएफएस से याद होगा, ठीक है, नेशनल फूड से, वहां से आपको क्या पता चला, जब हम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के बारे में पढ़ते थे तो हम बोलते थे कि यहाँ पे दो ऑब्जेक्टिव्स थे, नंबर वन फूड सिक्योरिटी और नंबर टू यहाँ पे क्या था, मेंटेनिंग द न्यूट्रिशनल स्टेटस। तो न्यूट्रिशन के ऊपर भी फोकस किया गया था इन द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। तो वही हम लोगों ने यहाँ लिखा। तो जितना भी ऑब्जेक्टिव है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमें जो डे टू डे लाइफ में दिख रहा है हमने वही लिखा। ठीक है, असेंशियल कंज्यूमर गुड्स एट चीप एंड सब्सिडाइज प्राइसेस, जो हमें राशन शॉप्स के अंदर देखने को मिलता है, सो टू एज टू इंसुलेट देम फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ राइजिंग प्राइसेस ऑफ दीज कमोडिटीज एंड मेंटेन द मिनिमम न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन। क्लियर? ठीक है, अब यहाँ पे ये वर्ड जो है मिनिमम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप लोग देखेंगे नॉर्मली जब हम न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हम ड्राई फ्रूट्स के बारे में भी बात कर रहे हैं, हम फ्रूट्स के बारे में भी बात कर रहे हैं, आजकल आप सीड्स के बारे में भी बात कर रहे हैं एंड सो ऑन। आपकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट में बहुत सी चीजें आज एड ऑन हो रही है, लेकिन गवर्नमेंट इज नॉट प्रोवाइडिंग, और गवर्नमेंट आपको ड्राई फ्रूट नहीं प्रोवाइड कर रही, गवर्नमेंट आपको सीड्स नहीं प्रोवाइड कर रही। ठीक है, ओवरऑल न्यूट्रिशन की बात नहीं होती, दैट्स वाई हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा,
हम लोगों ने यहाँ पे लिखा मिनिमम न्यूट्रिशनल नीड्स। क्लियर यहाँ तक? मैं आपको बार बार बोलती हूँ, अगर आपको लगता है कोई भी आपको डाउट है, फ्री होकर आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और साथ ही अगर आपको यहाँ पे लगता है कुछ चीजों को मुझे इम्प्रूव करने की जरूरत है, तो डू शेयर योर फीडबैक। फीडबैक शेयर करिए सो दैट मुझे पता चले कि कहाँ पे लेक्चर्स को इम्प्रूव करने की जरूरत है। अब यहाँ पे जब हम पीडीएस के बारे में बात कर रहे हैं, तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में अभी तक आप लोगों को क्या क्या समझ आया? कि जब लोगों को खाना मिल रहा है तो ये क्या करने की कोशिश कर रहा है? नंबर वन, इंश्योर कर रहा है फूड सिक्योरिटी। क्या कर रहा है? इट इंश्योर्स फूड सिक्योरिटी इन द कंट्री। ठीक है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव याद करने की तो जरूरत नहीं है, आपको समझ आ गया, पीछे से लिंक कर पा रहे हैं। नंबर टू, स्टेबिलाइजेस प्राइसेस। मैंने आपको पहले ही बोला कि जब हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं फ्रॉम इन्फ्लेशन। प्रोटेक्ट कंज्यूमर फ्रॉम इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्राइसेस को स्टेबिलाईज करना पड़ेगा। क्लियर? ठीक है। और अब ये सारा खाना आ कहाँ से रहा है? यहाँ पे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कंज्यूमर को सप्लाई कर रही है फूड एट सब्सिडाइज रेट्स। बट गवर्नमेंट जो है वो प्रोड्यूस तो नहीं कर रही। प्रोड्यूसर कौन है? प्रोड्यूसर आपका है फार्मर। तो गवर्नमेंट कहाँ से ले रही है? फार्मर से। ठीक है, गवर्नमेंट कहाँ से ले रही है? फार्मर से। और जब गवर्नमेंट फार्मर से परचेज कर रही है, वो कौन से प्राइस पे परचेज कर रही है? दैट इज नोन एज प्रोक्योरमेंट प्राइस। ठीक है, प्रोक्योरमेंट प्राइस। और मैंने आप लोगों को बताया था, नॉर्मली जैसे वीट और राइस के बारे में हम बात करें, पीडीएस सिस्टम के लिए जब प्रोक्योर किया जाता है, एट दैट टाइम प्रोक्योरमेंट प्राइस और एमएसपी क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे इस पूरे सिस्टम में तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? कि फार्मर को सपोर्ट किया जाए। ठीक है, थर्ड क्या हो गया? सपोर्ट फार्मर। और फार्मर को कैसे सपोर्ट करेंगे? बाय प्रोवाइडिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस टू द फार्मर, सो दैट अगर प्राइसेस बहुत कम भी हो जाते हैं मार्केट में, तब भी फार्मर को बेटर प्राइसेस मिल सके। कहाँ से मिलेंगे? फ्रॉम गवर्नमेंट। क्लियर? तो तीनों पॉइंट क्लियर हैं। और एक चीज जो मैं आपको बताने की हमेशा कोशिश करती हूँ क्लासेस के अंदर, कि आप ये समझिए कि टॉपिक कौन सा किसके साथ लिंक हो रहा है। टॉपिक को लिंक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कनेक्ट करिए डॉट्स को। यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब की कंपोनेंट्स के बारे में अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे सब्सिडाइज फूड सप्लाई। ठीक है, अगर राशन शॉप के बारे में बात करें, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? राशन शॉप में चीपर रेट्स में प्रोवाइड किया जा रहा है, सब्सिडाइज रेट्स में प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है। नंबर टू, राशन कार्ड सिस्टम। जब आप राशन शॉप में जाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? राशन कार्ड लेकर जाएंगे आप, तभी आपको क्या मिल रहा है? तभी आप लोगों को क्या मिल रहा है? वहां से फूड ग्रेन मिल रहा है। ठीक है। तो राशन कार्ड सिस्टम है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिजिबल बेनिफिशियरी थ्रू राशन कार्ड। नंबर थ्री इज द फेयर प्राइस शॉप। जो आपके पास ये आउटलेट है, ठीक है, रिटेल आउटलेट्स ही कहते हैं हम इनको। नॉर्मली मैंने अभी आपको बोला था रिटेल शॉप्स। मैं जिन शॉप्स के बारे में पहले बात कर रही थी, घर के आसपास आपकी जो ग्रोसरी शॉप्स है, हम पहले उसको उसके साथ कंपेयर कर रहे थे। बट यहाँ पे अगर आप लोग अपने घर के सराउंडिंग में देखेंगे, तो यहाँ पे कुछ शॉप है जहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं? राशन डिपो के नाम से जानते हैं। ठीक है, राशन डिपो। तो यहाँ राशन डिपो में क्या होता है? यहाँ पे गवर्नमेंट का जो माल आ रहा है आपके पास, गवर्नमेंट से जो सब्सिडाइज रेट्स में प्रोडक्ट आ रहे हैं, वो वो हम लोग लेने जाते हैं, जिसके लिए हमें क्या शो करना है? राशन कार्ड शो करना है, आधार कार्ड शो करना है। तो फेयर प्राइस शॉप के बारे में बात करेंगे। आपके एरिया के अंदर रिटेल आउटलेट्स है जहां पे आप लोग क्या जाते हैं? पीडीएस में जो सामान आपके लिए आया है उसको परचेज करते हैं। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया। अब इससे पहले एक और चीज मैं आपको बता दूं। जब मैंने आप लोगों को बोला कि यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट फार्मर से परचेज कर रही है। ठीक है, पूरे सिस्टम में सप्लाई कहाँ से आ रही है? सप्लाई आ रही है फार्मर से। और किस रेट पे आ रही है? प्रोक्योरमेंट प्राइस या एमएसपी, दोनों में से आप बोल सकते हैं। अब डिफरेंस क्या है एमएसपी और प्रोक्योरमेंट प्राइस में, आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए एक वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, एमएसपी और प्रोक्योरमेंट प्राइस पे क्या डिफरेंस है, प्लीज जाइए और उसको देखिए। अब फार्मर से जब गवर्नमेंट ले रही है, तो गवर्नमेंट की यहाँ पे एक एजेंसी है, दैट इज नोन एज फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्या नाम है उसका? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1965 में बनी। अब मैं आप लोगों को ये जो की पॉइंट्स बता रही हूँ, ठीक है, एफसीआई 1965 में बनी। यह आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में आ सकते हैं। जैसे आपका नबार्ड का एग्जाम होता है, उसके लिए हो सकता है आपको ऑब्जेक्टिव आ जाए कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कब बनी।
ठीक है, नेट का एग्जाम है वहां पे आ सकती है, एंड सो ऑन, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो वहां पे आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। अब एफसीआई के फंक्शंस क्या हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो फंक्शंस ऑफ एफसीआई मैं आप लोगों के साथ कम्युनिटी पोस्ट में शेयर कर दूंगी, तो आप कम्युनिटी पोस्ट में जाइए, उसका लिंक आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी, तो आप वहां जाके फंक्शंस ऑफ एफसीआई पढ़ लेना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि एफसीआई गवर्नमेंट के बिहाफ में क्या कर रही है, मार्केट से फार्मर से क्या कर रही है, परचेज कर रही है एट एमएसपी। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को पता तो चला कि यहाँ पे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट फार्मर को भी बेनिफिट कर रही है और गवर्नमेंट आपका कंज्यूमर को भी बेनिफिट कर रही है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे जो आपकी गवर्नमेंट है, उसने बेनिफिट तो कर लिया फार्मर को, उसने बेनिफिट तो कर लिया कंज्यूमर को, और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हम मेजरली कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। अब अगर ये सिस्टम इतना अच्छा है, क्या इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है? नो, यहाँ पे आज की डेट में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स क्या है? सबसे पहला असेसिबिलिटी इशू। ठीक है, लोगों के पास राशन कार्ड का एक्सेस ही नहीं है। ठीक है, हम लोगों ने क्या बोला कि अगर आपको फेयर प्राइस शॉप से चीजें लेनी है जाकर, तो आपको क्या चाहिए? यूनिक राशन कार्ड आपको चाहिए। तो राशन कार्ड तो आपको चाहिए, हमने बोल दिया कि आपको क्या चाहिए, आपको राशन कार्ड चाहिए। लेकिन आज की डेट में भी हमारे कंट्री में काफी सारे लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड है ही नहीं। तो पहला क्या हमने बोला? एक्सेसिबिलिटी इशू। ठीक है, अभी मैं आपके साथ क्लास खत्म होने से पहले टीपीडीएस भी डिस्कस करूंगी, वहां पे आपको थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगी। नंबर टू इज द लीकेजेस एंड इनएफिशिएंसीज। गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने राशन शॉप में सब्सिडाइज रेट पे फूड प्रोवाइड कर दिया। अब आपको जाना है और आप परचेज कर सकते हैं। लेकिन इन शॉप्स में आपको क्या देखने को मिलेगा? इन शॉप्स में आपको देखने को मिलेगा कि काफी शॉप्स बोलेंगी कि हमें सप्लाई ही नहीं हो रही। इट इज नॉट कि सप्लाई नहीं हो रही, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो राशन शॉप है उसने क्या किया, उसने मार्केट में सप्लाई कर दी। ठीक है, उसको बेटर प्राइसेस और मिल गए, गवर्नमेंट से भी पैसा मिल गया और वहां से मार्केट रेट से भी उसको पैसा मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे उसने क्या किया, उसने कंज्यूमर को मिलने ही नहीं दिया सामान। वो सामान कहाँ चला गया? बाहर चला गया, लीक हो गया सिस्टम से। ठीक है, ब्लैक मार्केटिंग हो गई उस सामान की। और हो सकता है आपके जो मार्केट में जो नॉर्मल शॉप्स है, दैट इज नॉट योर पीडीएस शॉप, वहां पे चला गया बिकने को, तो वेस्टेज हो गई। जिसको मिलना था उसको मिला ही नहीं। ठीक है, तो मिस अप्रोप्रिएशन हो गया किसका? सब्सिडाइज गुड्स का, एंड लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। नंबर थ्री इज द चेंजिंग डाइटरी पैटर्न्स। अब यहाँ पे आज की डेट में अगर बात की जाए, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं? हम लोग बोल रहे हैं कि इस सिस्टम में गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करने की कोशिश कर रही है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। और न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के लिए अगर आप लोग देख रहे होंगे, पहले हमारे घरों में क्या हो रहा था? पहले हमारे घरों में हो सकता था कि वीट ही यूज हो रहा है। ठीक है, लेकिन आज की डेट में आप देख रहे हैं कि डाइटरी चेंजेस हो रही हैं। हो सकता है हम बीट की जगह क्या कर रहे हैं, एक मील में रागी को कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये जो है रागी का कंज्यूम होना, बार्ले को, इन सब का पीडीएस में सप्लाई नहीं हो रहा। ठीक है, हमारी डाइटरी चेंजेस तो हो रही हैं, लेकिन हमें अगर हम पीडीएस में जाएंगे, हम राशन शॉप में जा रहे हैं, तो हमें वहां पे आज भी वीट मिल रहा है, आज भी हमें राइस मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डाइटरी पैटर्न्स को कंसीडर नहीं किया जा रहा। शिफ्ट टूवर्ड्स प्रोसेस्ड एंड पैकेज फूड रिड्यूसिंग पीडीएस रेलिवेंस। अब यहाँ पे ये मैंने आप लोगों को लिखा, लेकिन आप रागी के बारे में भी लिख सकते हैं, आप बारले के बारे में भी लिख सकते हैं, आप उनके बारे में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ दिस आप ट्राई करिए, आप न्यूट्रिशनल वैल्यूज के हिसाब से लिखिए, क्योंकि प्रोसेस्ड फूड वगैरह जो है दैट लैक न्यूट्रिशनल वैल्यू। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेना। आप एग्जाम्पल देंगे तो बेटर एग्जाम्पल दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि क्या क्या चैलेंजेस हैं। अब एलिजिबिलिटी एंड बेनिफिशियरी के बारे में देखेंगे। देखिए, जब भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो 1960s में जब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आया, तो याद रखना पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सबके लिए ओपन है। इट इज ओपन फॉर ऑल। अगर आपके पास राशन कार्ड है, आपके लिए भी वो ओपन है। इनफैक्ट आप लोग जितने लोग एपीएल में आते होंगे, अब आप पॉवर्टी लाइन आते होंगे, आपके घरों में भी काफी लोगों के घर में राशन कार्ड से आप शुगर लेते होंगे, राशन कार्ड से आप कल लोगों के घर वीट आ रहा है, राइस आ रहा है। तो ऐसा तो नहीं है कि आप बीपीएल में नहीं है तो आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कर रही।
ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ क्या लिखा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी, और यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे मैंने क्या लिखा, पॉवर्टी क्राइटेरिया। क्यों मैंने यहाँ पे पॉवर्टी क्राइटेरिया लिखा, इसका रीजन क्या है, 1997 के अंदर हमारा जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था, जहाँ पे हर बंदा बेनिफिशियरी हो सकता था, इसको चेंज करके एक सिस्टम आया, दैट इज नोन एज टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्या नाम आया उसका, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। कब आया, 1997 में। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में बता देती हूँ, सो दैट आपको अच्छे से क्लैरिटी हो। टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कब आया, जून 1 1997 में। अब यहाँ पे इसका भी एम क्या था, इसका भी एम था टू प्रोवाइड फूड ग्रेन्स एट सब्सिडाइज रेट्स। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे देखा गया कि हमारे लोग भी हैं। अब यहाँ पे एपीएल और बीपीएल सेम रेट पे इनको फूड सप्लाई नहीं होना चाहिए। इनके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको होना चाहिए, गेस करिए। यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला, इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स ने बोला कि सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको होना चाहिए, बीपीएल लोगों को होना चाहिए इंस्टेड ऑफ एपीएल। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने बीपीएल के लिए क्या किया, इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो आपका बीपीएल लोग हैं उनको हाईली सब्सिडाइज रेट्स में फूड ग्रेन प्रोवाइड किया जाना चाहिए। क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, हाईली सब्सिडाइज रेट्स पे फूड ग्रेन प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है, एक एक जस्ट सेकेंड। हाँ, बीपीएल लोगों को क्या होना चाहिए, हाईली सब्सिडाइज रेट्स में फूड ग्रेन प्रोवाइड होना चाहिए। और जो आपको एपीएल है उनको भी फूड ग्रेन अगर मिल रहा है तो एट अ हाइयर रेट मिले एज कंपेयर टू बीपीएल। उनको क्या होना चाहिए, एट हाइयर रेट फूड ग्रेन मिलना चाहिए। तो अगर आपसे टीपीडीएस के बारे में कोई पूछे तो आप क्या बोलेंगे, इन लोगों को गवर्नमेंट ने बोला कि इनको बहुत सब्सिडाइज रेट्स में मिलना चाहिए और एपीएल को एट अ हाइयर रेट, ठीक है, एट मच हाइयर प्राइसेस में मिलना चाहिए, सो दैट जो हमारा एक्चुअल जो ऑडियंस है जिसको रिक्वायरमेंट है इन स्कीम्स की, उसके पास पैसा जाए। क्योंकि गवर्नमेंट के पास बहुत ज्यादा पैसा तो नहीं है। ठीक है, जब मैं आपके साथ फिजिकल इम्बैलेंस डिस्कस करूंगी, ठीक है, जब हम फिजिकल पॉलिसीज के सॉरी फिजिकल इम्बैलेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, फिजिकल डेट के बारे में डिस्कस करेंगे, तो आप लोगों को समझ आएगा कि गवर्नमेंट की भी एक लिमिट है पैसा खर्चने की। और अगर गवर्नमेंट की लिमिट है पैसा खर्चने की, तो गवर्नमेंट को हमेशा उस पर फोकस करना चाहिए जो वल्नरेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया कि बीपीएल को हाईली सब्सिडाइज रेट पे आप क्या करिए, फूड ग्रेन प्रोवाइड करिए, और एपीएल को एट अ मच हाइयर प्राइस, सो दैट जो आपका एपीएल सेक्शन है उसके पास इतना इंसेंटिव नहीं रहे कि वो भी पीडीएस से जाकर परचेज करे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक रीड कर रही हूँ एक पैराग्राफ। ठीक है, और इस पैराग्राफ को मैं कहाँ से पढ़ रही हूँ, बुक बता देती हूँ मैं आपको, इंडियन इकोनॉमी बाय मिश्रा एंड पुरी की बुक है। ठीक है, वहां से मैंने पढ़ा है, और साथ में मैंने कुछ चीजें आपकी संजीव वर्मा से ली है, और कुछ चीजें मैंने आपकी पीआईबी से ली है। पीआईबी में का जो लास्ट पेज होगा ना, मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगी कि पीआईबी से मैंने वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम उठाई थी। तो मैं आपको आपके साथ वो लास्ट में क्लास खत्म होने से पहले शेयर कर दूंगी। तो यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी मिश्रा पुरी से आप पढ़िए, अच्छी बुक है। ठीक है, पीडीएस उसमें डिटेल में दिया है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। अब मैं टीपीडीएस का पढ़ रही हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना। With a view to targeting the PDS better to the really needed people, the Government of India adopted the targeted public distribution system from June 1, 1997। और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कब से है, 1960 से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कंट्री के अंदर प्रिवेल कर रहा है। TPDS aims at providing food grains to people below the poverty line at highly subsidized rate prices। ठीक है, जो ये चीज मैंने आपको समझाई, from the PDS and food grain to people above the poverty line at much higher prices, full stop। Thus, the TPDS adopted by the Government of India maintains the universal character of the PDS but adds a special focus of the on the people below the poverty line। ठीक है, known as BPL। क्लियर यहाँ तक सबको। अब यहाँ पे जब हम टीपीडीएस के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे, टारगेटिंग के बारे में। यहाँ से हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे टारगेटिंग के बारे में। ठीक है, तो टारगेटिंग के बारे में अगर हम बात करें, पीडीएस में नॉर्मली टारगेटिंग के ऊपर फोकस नहीं किया गया। टारगेटिंग के ऊपर फोकस कहाँ पे किया गया, टारगेटिंग के ऊपर फोकस किया गया कहाँ पे, आपका टीपीडीएस के बारे में। और आज जो सिस्टम प्रिवेल कर रहा है दैट इज योर टारगेटिंग
पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे पॉवर्टी क्राइटेरिया के बारे में लिखा। हाउस होल्ड बिलो पॉवर्टी लाइन आइडेंटिफाइड एज बेनिफिशियरी। अब यहाँ पे जब हम बीपीएल के बारे में बात करते हैं, पॉवर्टी में हम बीपीएल को अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको एक आइडिया होना चाहिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या बोला कि बीपीएल में क्या होना चाहिए, द मैक्सिमम लेवल फॉर द पॉपुलेशन टू बी कवर्ड अंडर बीपीएल वॉज केप्ट एट 15,000 पर एनम। ठीक है, पूरे साल में 15,000 रुपए होने चाहिए। ठीक है, तो स्टार्टिंग में बोला गया इनिशियली, इन पॉइंट्स को लिख लेना, इनिशियली बोला गया कि 10 kg ऑफ फूड ग्रेन पर हाउस होल्ड दिया जाएगा पर मंथ। ठीक है, ये अप्रूव किया गया, कितना, इनिशियली 10 kg पर हाउस होल्ड, लेकिन लेटर ऑन दिस वाज रेज टू 25 kg पर हाउस होल्ड पर मंथ। ठीक है, अब आपको मैं जब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पढ़ा रही थी तो मैंने आप लोगों को क्या बोला, हाउस होल्ड टू चेंज करके क्या किया गया, इंडिविजुअल लेवल, तो आप उसको याद रखना। ठीक है, नंबर 2 राशन कार्ड होल्डर्स के बारे में हम लोगों ने बात की। नंबर 3 इज द टारगेटेड पॉपुलेशन। टारगेटेड पॉपुलेशन में कौन कौन है, वल्नरेबल पीपल। ठीक है, जब हम एनएफएसए भी पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था एक पॉइंट में कि जो आपकी प्रेग्नेंट वुमेन है, लैक्टेटिंग वुमेन है, उसके लिए भी 6,000 रुपए दिया जाता है बाय द गवर्नमेंट। क्यों दिया जा रहा है, बिकॉज गवर्नमेंट चाहती है कि हमारी जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है उनको बेनिफिट हो सके। स्पेसिफिक ग्रुप्स लाइक एल्डरली, डिसेबल्ड एंड प्रेग्नेंट वुमेन प्रायोरिटाइज। क्लियर यहाँ तक। अब एंटाइटलमेंट एंड सब्सिडी, जब भी आपको राशन कार्ड राशन शॉप से जाकर फूड ग्रेन परचेज करने हैं तो आपको क्या चाहिए, आपको राशन कार्ड चाहिए। तो सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे राशन कार्ड एलिजिबिलिटी के बारे में। क्राइटेरिया फॉर ऑब्टेनिंग राशन कार्ड एंड एक्सेसिंग सब्सिडाइज्ड फूड। नंबर 2 इज द बेनिफिशियरी ग्रुप्स। बेनिफिशियरी ग्रुप्स में हम लोग क्या देख रहे हैं कि आप टारगेट पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करो सो दैट जो हमारी कंट्री में हंगर की प्रॉब्लम है हम उसको सॉल्व कर सके। क्योंकि जो अमीर बंदा है वो तो ऑलरेडी उसके पास एम्पल अमाउंट ऑफ फूड है, लेकिन जो आपका बीपीएल में है उसके पास क्या रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फूड है, नहीं है। दैट्स वाई बोला गया कि आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है ऑफ टारगेट पॉपुलेशन फॉर फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स। नंबर 3 इज द सब्सिडाइज्ड फूड आइटम। लिस्ट ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज प्रोवाइडेड एट डिस्काउंटेड प्राइसेस। देखिए मेजरली यहाँ पे पीडीएस में व्हीट और राइस के बारे में बात की जाती है, लेकिन अदर देन दिस कुछ स्टेट्स के अंदर शुगर मिलेगी आपको, कुछ जगहों पे कैरोसिन मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट इंटरवीन करती है और इन कमोडिटीज पे भी फोकस करती है अंडर योर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। फिर एक्सेस एंड यूटिलाइजेशन के बारे में बात करें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिसमें क्या है, डिफाइंड इनकम, एसेट, हाउस होल्ड साइज, थ्रेशोल्ड फॉर बेनिफिशियरी। नंबर 2 इज द बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन, ration card system to determine eligible household. Number 3 is the utilization of PDS service, subsidized food grains, kerosene and other essential commodities, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया। अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में हम बात करें, सप्लाई कहाँ से आ रही है, सप्लाई आ रही है फार्मर से, जहां जिसे गवर्नमेंट, जिसे एफसीआई प्रोक्योर कर रही है एट सब्सिडाइज रेट। तो फार्मर से कौन ले रहा है, गवर्नमेंट। तो अगर हम चाहते हैं बेटर सप्लाई हो, बेटर प्रोक्योरमेंट हो, तो हमें इस सिस्टम को मजबूत करना पड़ेगा। ठीक है, नंबर 2 इज द ऑप्टिमाइज स्टोरेज। अब गवर्नमेंट ने तो खरीद लिया, लेकिन हम लोग एफसीआई के केस में काफी टाइम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी क्या हो रही है, वेस्टेज हो रही है। उस वेस्टेज को बचाने के लिए हमें क्या चाहिए, वी नीड गुड अमाउंट ऑफ स्टोरेज। तो ऑप्टिमाइज स्टोरेज होना चाहिए। और आपने लिया, अब यहाँ पे कंज्यूमर वेट कर रहा है कि मुझे खाना चाहिए, तो खाना उसको आज चाहिए, तो आप 10 दिन के बाद तो नहीं दे सकते ना, तो आज उसको चाहिए, तो इसका मतलब आज की डेट पे डिस्ट्रीब्यूट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थर्ड पॉइंट में हम क्या बोलेंगे, टाइमली डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर। नंबर फिर ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे पूरा सिस्टम ही हमारा डिपेंड कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन पे, स्टोरेज फैसिलिटी दैट इज वेयर हाउसिंग पे, एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे। ठीक है, एफिशिएंट लॉजिस्टिक्स, ऑप्टिमाइज ट्रांसपोर्टेशन रूट्स एंड मोर टू इंश्योर टाइमली डिलीवरी। नंबर 2 वेयर हाउसिंग मैनेजमेंट, क्योंकि स्टोरेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। Number 3 is the distribution channel, diverse distribution network to reach remote and underserved areas. ठीक है यहाँ तक। फिर मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन के बारे में अगर हम बात करें तो नंबर 1 इज योर एफिशिएंट लॉजिस्टिक। ठीक है, ensuring timely delivery of goods to distribution centers. Number 2 is your inventory management, tracking stock levels and identifying supply gaps. Number 3 is the data driven insight, क्योंकि आप लोगों को पता है कि डेटा जो है वो हमें एक्यूरेट पिक्चर बताता है, वो हमें ट्रेंड्स बताता है, कितना हमारा
फूड की जो रिक्वायरमेंट है, कितना हमें सप्लाई हो रहा है, कितनी हमें डिमांड है। तो दैट्स वाई डेटा ड्रिवन इंसाइट्स। रिफॉर्म्स और मॉडर्नाइजेशन के बारे में अगर हम बात करें, नंबर वन, डिजिटाइजेशन के बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि जब भी आप लोग देखते हैं, टेक्नोलॉजी जो है हमारा आज की डेट में बहुत ज्यादा फोकस है ऑन द टेक्नोलॉजी, तो डिजिटाइजेशन पे हमारा फोकस है। नंबर टू, हम लोग जब राशन शॉप्स में जाते हैं तो आपको पता है अंगूठे का वो क्या लेते हैं, बायोमेट्रिक रीडिंग लेते हैं। तो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन इज रिक्वायर्ड, क्यों? बिकॉज गवर्नमेंट चाहती नहीं है कि लीकेजेस हो, गवर्नमेंट चाहती है लीकेजेस को मिनिमाइज किया जा सके, सो दैट हमारा जो एंड कंज्यूमर है जिसके ऊपर फोकस किया जा रहा है वही बेनिफिट हो। ensuring accurate beneficiary identification and entitlement. Number three is the supply chain automation. सप्लाई चेन ऑटोमेशन में हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? बेटर लॉजिस्टिक, बेटर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, क्योंकि एंड गेम जो है दैट इज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। स्ट्रीमलाइनिंग प्रोसेसेस, डिजिटाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है। नंबर टू इज द ऑटोमेशन ऑफ प्रोसेस, सो दैट पूरा प्रोसेस जो है वो आपका एफिशिएंटली हो सके, ठीक है। नंबर थ्री इज द सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन। सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन में हम फार्मर्स से जब गवर्नमेंट लेगी, यहाँ पे भी बेटर सप्लाई होनी चाहिए, वेस्टेज रिडक्शन होनी चाहिए, और गवर्नमेंट से जब एंड कंज्यूमर पे जा रहा है वहां पे भी फोकस होना चाहिए, सो दैट आपका टाइमली डिलीवरी हो सके। बेटर बेटर फोकस होना चाहिए, आपका कंज्यूमर भी बेनिफिट होना चाहिए और फार्मर भी बेनिफिट होना चाहिए। तो टाइमली डिलीवरी पे फोकस होगा। फिर इम्प्रूविंग एफिशिएंसी, जिसमें हमने डिजिटाइजेशन पढ़ा, टारगेटेड डिलीवरी पढ़ा, सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन पढ़ा। ये पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। रोल ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का रोल क्या है कि आपका जो एंड कंज्यूमर है उसको टाइमली मिले, और जिसके लिए ग्रेन्स आ रहे हैं दैट इज बीपीएल, उसको बेनिफिट हो। आपका जो राशन कार्ड होल्डर है, हमें चेक करना पड़ेगा कि राशन कार्ड आपके बीपीएल के पास होना चाहिए, ठीक है, बीपीएल के पास बीपीएल वाला राशन कार्ड होना चाहिए, सो दैट वो अगर जाए राशन शॉप में तो उसको सामान मिल पाए, ठीक है। क्योंकि हमारी जो स्कीम है वो किसके लिए है, दैट इज फॉर बीपीएल, क्योंकि टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का जिक्र किया मैंने आपसे। एंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर टू, मॉनिटर एंड इवेलुएट परफॉर्मेंस, कि लीकेजेस को मिनिमाइज करना चाहिए, और लीकेजेस तभी मिनिमाइज होंगे जब हमारे पास पीडीएस का पूरा डेटा होगा, हम रिव्यू करेंगे टाइमली। नंबर थ्री इज द प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट, allocate fund for PDS infrastructure and subsidies। PDS इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जब भी हम बात करेंगे, हम वेयर हाउसिंग के बारे में बात कर रहे हैं, हम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात कर रहे हैं, हम स्टोरेज फैसिलिटीज के बारे में बात कर रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन एंड कोऑर्डिनेशन, नंबर वन इज द स्ट्रीमलाइन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का रोल है, एनएफएसए में देखा था हमने। तो जब दोनों का रोल है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, स्ट्रीमलाइन डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में डेफिनेट लिंक्स होने चाहिए। नंबर टू इज द टारगेटेड सब्सिडीज। टारगेटेड सब्सिडीज में हम बीपीएल के बारे में बात करेंगे। नंबर थ्री इज द मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, जहां पे हम क्या बोल रहे हैं, रेगुलर असेसमेंट होना चाहिए ऑफ प्रोग्राम असेसमेंट इफेक्टिवनेस। फिर बजटरी एलोकेशन, अब हर साल पॉपुलेशन बढ़ रही है, जब आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पीडीएस में प्रेशर है, डिमांड ज्यादा है, और वो डिमांड कब फुलफिल होगी, जब ज्यादा फंडिंग होगी, ठीक है। तो एक्सपैंड करना चाहिए हमें कवरेज को और इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर। नंबर टू, टारगेटेड सब्सिडीज पे हमारा फोकस होना चाहिए, ठीक है, कि एसेंशियल कमोडिटीज जो है वो टाइमली डिलीवर हो। नंबर थ्री इज द मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, ठीक है, जहां पे हम किसके बारे में बात करेंगे, ऑप्टिमाइजिंग रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड प्रोग्राम इफेक्टिवनेस। क्लियर। अब फ्यूचर में क्या होना चाहिए, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ जब भी कोई पॉलिसी आएगी, पॉलिसी हम मोस्ट ऑफ द चांसेस में 99.9% चांस होता है जब पॉलिसी अच्छी है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है, ठीक है। और इस चीज को याद रखना, आपको इंटरव्यू में मेरी ये बात बहुत याद याद भी आएगी और काम आएगी। अगर आप किसी भी सर्विस के इंटरव्यू में बैठते हैं तो याद रखना, पॉलिसी इज ऑलवेज गुड, पॉलिसी में काफी सारे एक्सपर्ट्स का ओपिनियन है, प्रॉब्लम कहाँ है, इम्प्लीमेंटेशन में। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, कवरेज को बढ़ाना चाहिए, ठीक है। इम्प्रूव्ड एक्सेसिबिलिटी, जो दूर भी लोग बैठे हैं वहां पे भी हमें फूड सप्लाई करना चाहिए, बिकॉज दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ आवर कंट्री। इनहांसिंग रीच टू रिमोट एरियाज। नंबर टू, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ठीक है, क्योंकि डिजिटल जितना हम रिलाई करेंगे उतना ज्यादा एफिशिएंट काम होगा। नंबर थ्री इज द डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट ऑफरिंग्स,
जहां पे हम किसके बारे में बात करेंगे, न्यूट्रिशियस एंड अफोर्डेबल फूड आइटम्स। क्लियर। नंबर टू इज द इम्प्रूविंग टारगेटेड टारगेटिंग की जो हमारा बीपीएल है, ठीक है, जो हमारा प्रायोरिटी हाउस होल्ड में आ रहा है, उसके पास राशन कार्ड होना ही चाहिए। तो हमें इनहांस करना चाहिए बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन। नंबर टू, स्ट्रीमलाइन करना चाहिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। नंबर थ्री, स्ट्रेंथन मॉनिटरिंग एंड इवेल्यूशन। ये हम लोगों ने डिस्कस किया है, आप लोग इसको एक बार रीड कर लेना। पीडीएफ शेयर कर दूंगी तो आप उसको रीड कर लेना। लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी, डिजिटाइज करिए पीडीएफ, जिसमें आप बायोमेट्रिक की एग्जांपल दे सकते हैं कि आफ्टर यूजिंग बायोमेट्रिक आपके इकोनॉमी से लीकेजेस खत्म हो रही है। नंबर टू इज योर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। नंबर थ्री इज योर सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स को आप यूज कर सकते हैं सो दैट आपको आपको यहाँ पे इकोनॉमी के अंदर एक एफिशिएंसी मिल सके चीजों में। ठीक है, तो यहां तक समझ आया। लेकिन अभी लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ वन नेशन वन कार्ड स्कीम डिस्कस करूंगी। वन नेशन वन कार्ड के अगर बारे में हम बात करें, यहाँ पे कोविड-19 में ये देखा गया कि एक प्रॉब्लम देखी गई इन द फॉर्म प्रॉब्लम देखी गई फॉर माइग्रेंट वर्कर, कि माइग्रेंट वर्कर जब अपनी एरिया में नहीं है, ठीक है, अपने वो लेट से वो बिहार का बंदा है, काम कर रहा है वो महाराष्ट्र में। अब उसका जो राशन कार्ड था वो वैलिड था कहाँ पे, बिहार में। लेकिन अब जब वो महाराष्ट्र में है, वो कहाँ से राशन लेगा? ठीक है, और उसके पास जब उसने जॉब लॉस किया, ठीक है, तो वो महाराष्ट्र से बिहार भी नहीं जा पा रहा, खाने के लिए है नहीं, वो क्या करेगा? तो गवर्नमेंट ने ये प्रॉब्लम देखी। इस प्रॉब्लम को टारगेट करने के लिए 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक स्कीम के साथ आई, दैट इज नोन एज वन नेशन वन वन कार्ड स्कीम। जहां पे क्या हो रहा था, अगर कोई माइग्रेंट वर्कर है, उसके पास राशन कार्ड बिहार का भी है, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला कि वो राशन कार्ड आपका वैलिड रहेगा थ्रू आउट द कंट्री। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको रीड करवाती हूँ, जस्ट अ मिनट। अब यहाँ पे अगर आप इसको देखेंगे, वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड बेनिफिटेड द पुअर। ठीक है, क्योंकि माइग्रेंट लेबरर जो था हमारा, उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि अगर बिहार का बंदा है वो महाराष्ट्र जाता है, तो उसको क्या हो रहा था, वो उसको राशन नहीं मिल रहा था। ठीक है, और लॉकडाउन में आप लोगों ने देखा ऐसी दिक्कत आ रही थी बहुत सारी। तो 2019 के अंदर ये स्कीम आई, जहां पे गवर्नमेंट ने क्या बोला, गवर्नमेंट ने बोला कि सेंटर क्या करेगी, सेंटर डिस्ट्रीब्यूट करेगी राशन एक तो, और साथ ही जो माइग्रेंट वर्कर है उसके लिए भी वैलिड रहेगा हमारा राशन कार्ड थ्रू आउट द कंट्री। ठीक है, क्या रहेगा, थ्रू आउट द कंट्री वैलिड रहेगा। इट्स नॉट कि आपके पास यहाँ पे फूड सप्लाई नहीं हो रही है, आपके आपका राशन कार्ड बिहार का है, लेकिन अगर आप महाराष्ट्र में हैं तो आप वहां पे फंस जाए, ऐसा नहीं होगा। तो इसके लिए एक बार पढ़ लेना, मैं आपको पॉइंट पर पढ़ा देती हूँ जो इंपॉर्टेंट है, जस्ट अ सेकेंड से पढ़िए। श्री तोमर इन्फॉर्म दैट वेरियस स्कीम्स इंक्लूडिंग द वन नेशन वन राशन कार्ड। ठीक है, इसका जिक्र मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे जो अभी का आया हुआ है, उसमें वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के बारे में फिर से एक स्निपेट दिया हुआ है। एक पॉइंट में उन्होंने जिक्र किया है वन नेशन वन राशन कार्ड का। तो हो सकता है आपसे कहीं ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए, क्योंकि जो हमारे ये डॉक्यूमेंट्स है लाइक इकोनॉमिक सर्वे, हमारा बजट हो गया, अगर वहां पे कोई वर्ड आ रहा है तो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। वन नेशन वन राशन कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्टिफाइड राइस टीपीडीएस एंड अदर स्कीम्स ऑफ द center are being extended to all the beneficiaries. Given detail about the progress of one nation one ration card scheme, he said that, ठीक है, इसको पढ़िए ध्यान से। स्टार्टिंग विथ पोर्टेबिलिटी अमंग 4 states इन अगस्त 2019, जो मैंने आपको बताया था, टिल नाउ द स्कीम हैज बीन रोल्ड इन ऑल द 36 states और यूटीज। ठीक है, सारी स्टेट्स में आज की डेट में भी ये स्कीम जो है वो है। क्लियर यहाँ तक? तो मेरे को आपको ये चीज बतानी थी। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, तो आप लोगों को मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में भी इसका मेंशन है, तो आप इस स्कीम पे भी फोकस रखना। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे का पॉइंट क्या है मैं एक बार रीड कर लेती हूँ, तो आप सो दैट आपको पता चले कि इकोनॉमिक सर्वे में ये पॉइंट्स कहाँ दिए हैं। सिर्फ 1 मिनट वेट करिए क्लास में। जो आपका लास्ट पेज होगा एग्रीकल्चर का, वहां पे इस स्कीम के बारे में मेंशन है। ठीक है, फूड मैनेजमेंट सोशल नेट फॉर फूड सिक्योरिटी। वहां पे क्या लिखा हुआ है इसको प्लीज सुन लीजिए।
The scheme provides a unified institutional mechanism with uniform prices and quantities across the countries and removes difficulties for beneficiaries, especially migrants, under the One Nation One Ration Card scheme. तो वहां पे इस तरीके से एक पॉइंट लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि इकोनॉमिक सर्वे में इसके अंदर क्या पॉइंट है। पीआईबी से भी हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, आई होप आपको समझ आई हो चीजें। फिर भी कोई डाउट है, आई अगेन रिक्वेस्ट कि आप मुझे फ्री होकर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।